नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में आज हम डिस्कस करेंगे मृदा के बारे में। हम 11th क्लास की ज्योग्राफी तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास में दो पुस्तकें हैं ज्योग्राफी की। पहली है भारत भौतिक पर्यावरण और दूसरी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो जो भौतिक पर्यावरण वाली पुस्तक है उसका यह सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद में एक चैप्टर और है और आपकी 11th क्लास का फर्स्ट पार्ट जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मृदा से बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जो एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है ये विशेष रूप से हम यूपीपीसीएस एग्जाम 2023 को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं और निश्चित रूप से अगर आप एनसीईआरटी की इन सीरीज को देखते हैं तो आपके एग्जाम में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इनका पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फायदा आपको इन चीज़ों का कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और मृदा के बारे में जानते हैं। अपक्षय और क्रमण के विभिन्न कारक जनक सामग्री पर कार्य करके मृदा की एक पतली परत का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों को आपको ध्यान देना है, जैसे जनक सामग्री, ठीक है, अपक्षय और क्रमण, ठीक है। तो जनक सामग्री का मतलब क्या है? यहाँ पर जनक सामग्री से आप क्या समझते हैं? जनक सामग्री वह आधारभूत मटेरियल इसको मान सकते हैं, वह बेस मटेरियल मान सकते हैं जिससे मिट्टी का निर्माण होता है या मृदा का निर्माण होता है। और इस बेस मटेरियल पर क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अपक्षय की क्रियाएं, क्रमण की क्रियाएं, ठीक है। इनके बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो इस बेस मटेरियल पर कार्य करके मिट्टी की एक पतली लेयर का निर्माण करते हैं। अब आते हैं इसके बाद में मृदा सेल। मृदा सेल क्या है? पृथ्वी की सतह पर विकसित होने वाला मलबा और जैविक सामग्री का मिश्रण, ठीक है। जो मलबा होता है और इसके अलावा जैव सामग्री जैसे पत्तियां वगैरह हो गए, ठीक है, वनस्पतियां हो गई, या इसके अलावा आप मान सकते हैं जैसे कोई भी जीव है उनके अवशेष हो गए, जीव जंतुओं के जो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसके बाद में जो उनके अवशेष बचते हैं वो हो गए। तो ये सारी चीज़ें मिल करके और डेवलप होकर के आगे चल करके क्या बन जाती हैं? मृदा सेलें बन जाती हैं। मिट्टी के घटक कौन कौन से होते हैं? मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं? इस मिट्टी में खनिज कण पाए जाते हैं, मिट्टी में ह्यूमस होता है यानी नमी होती है, जल होता है, वायु होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिट्टी के कंपोनेंट के रूप में देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि मिट्टी के घटक या मिट्टी के कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। इसके बाद में वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिट्टी के बनने को अफेक्ट करते हैं, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं? तो वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो उच्चावच हो गया, ठीक है, ये मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। इसके अलावा जनक सामग्री यानी वह आधारभूत मटेरियल जिससे मिट्टी का निर्माण हो रहा है वो भी अलग अलग हो सकती है, जिससे अलग अलग तरह की मिट्टियों का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा अलग अलग प्रकार की जलवायु के आधार पर या क्लाइमेट के आधार पर भी मिट्टियाँ अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। अलग अलग प्रकार की वनस्पति किसी क्षेत्र में पाई जा रही है तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो उस क्षेत्र की, उस पार्टिकुलर एरिया की जो मिट्टी होगी वो अलग प्रकार की होगी, क्योंकि हर प्रकार की जो वनस्पति है वो एक ही प्रकार की मिट्टी में नहीं उग सकती है। तो वनस्पतियों का अगर प्रकार अलग अलग है, वनस्पतियां अलग अलग तरह की पाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर मिट्टियां भी अलग अलग तरह की होंगी। अन्य जीव रूप, ठीक है, जीव के बहुत सारे अन्य रूप जो होते हैं वो भी मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करते हैं। और इसके अलावा समय जो होता है किसी भी क्षेत्र का वो भी मिट्टी के निर्माण को या मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में देखा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये मृदा परिच्छेदिका की बात हो रही है। मृदा परिच्छेदिका मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं मिट्टी के जो लेयर होती हैं, मिट्टी के जो संस्तर होते हैं उनकी बात की जाती है। तो मृदा परिच्छेदिका को अगर हम देखें तो इसको जनरली हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 परतों में विभाजित कर सकते हैं। तो नीचे से अगर आप देखेंगे यहाँ से, देखिए अभी हम जनक मटेरियल या फिर जनक चट्टान के बारे में बात करें तो जनक या आधारी चट्टान क्या है? जिस पर, यानी या इसको इस तरीके से कह सकते हैं ये सबसे नीचे की लेयर हो गई और इसी लेयर के ऊपर से मिट्टी जो हम यूज करते हैं जैसे खेतों में कृषि करने के लिए या फिर जो भी मिट्टी की ऊपरी परत होती है इस जनक या आधारी चट्टान के ऊपर ही वह विकसित होना स्टार्ट होती है। तो जनक या आधारी चट्टान जिसके फलस्वरूप कोई भी मिट्टी का प्रकार बना है तो उस आधारी चट्टान के ऊपर किस प्रकार की सिचुएशन होती है मिट्टी की वो देखेंगे। तो जनक या आधारी चट्टान जो होती है उसके ऊपर देखेंगे तो जो मिट्टी की रचना होती है वो ढीली जनक सामग्री से होती है। मतलब नीचे किसी भी प्रकार की कोई शैल है जिस सेल से किसी भी पार्टिकुलर मिट्टी के टाइप का निर्माण हो रहा है, तो सेल की जो ढीली उसी सेल की जो ढीली मटेरियल होगी
या फिर ढीला ढाला जो सामग्री होगा उसी से उसकी रचना होगी। और मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया की पहली अवस्था इसको माना जा सकता है। और पहली 2 परतों की निर्माण कतरी भी जो है ये तीसरी परत होती है। ठीक है, तो तीसरी परत ढीली जनक सामग्री से इसकी रचना होती है, मिट्टी के निर्माण की पहली अवस्था होती है। इसके अलावा पहली 2 परतों की निर्माण करने वाली भी यही होती है। फिर दूसरी परत को मैं बाद में देखेंगे। और ये जो पहली परत है इसको देखिए, पहली परत जो होती है वो सबसे ऊपर होती है और पौधे की वृद्धि के लिए जो अनिवार्य जैव पदार्थ होते हैं वे इसी परत में होते हैं। इस परत में खनिज पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जल पाया जाता है। अब यहाँ से जो बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसको बोलेंगे हम संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, क्योंकि इस क्षेत्र में यानी मृदा परिच्छेदिका की जो दूसरी परत होती है, अभी आपने पहली परत के बारे में जाना, तीसरी परत के बारे में जाना, तो जो दूसरी परत है इस दूसरी परत में पहली और तीसरी परत दोनों के ही एक तरह से कह सकते हैं क्वालिटी इस बीच वाले पोर्शन में होती हैं। ठीक है, प्रथम और तृतीय दोनों परतों के पदार्थ की प्राप्ति दूसरी परत को होती है। कुछ पदार्थ इसके अंदर पहली परत से आ जाते हैं, कुछ पदार्थ इसके अंदर तीसरी परत से आ जाते हैं। पहली और तीसरी परत के बीच में जो दूसरी परत होती है यह संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये मृदा परिच्छेदिका का एक यहाँ से स्ट्रक्चर आप यहाँ से समझ पाए होंगे। उत्पत्ति, रंग संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों का वर्गीकरण इस तरीके से किया जा सकता है। ये कुछ 8 प्रकार की मृदाएं हैं, जैसे जलोढ़, काली, लाल, पीली मृदाएं, लैटराइट मृदाएं, शुष्क, लवण मृदा, पीटमय और वन मृदाएं। इन सभी मिट्टियों के बारे में वन बाय वन इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जलोढ़ मृदा के बारे में बात करते हैं। इसको एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। ठीक है, जलोढ़ मृदा को एल्यूवियल सॉइल कहा जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल, हमारे देश का जितना क्षेत्रफल है उसका लगभग 40% जो है वो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। ये निक्षेपण मृदा है, मतलब इसका निर्माण जो हुआ है वो नदियों के पानी के द्वारा जो निक्षेप या कण छोटे छोटे बहा करके लाए हैं उनके जमाव के कारण, उसी को बोलेंगे हम निक्षेप, उसी के जमाव के कारण इस जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के जो विस्तृत भाग हैं वहां पर इस प्रकार की मृदा का विस्तार है। प्रायद्वीपीय प्रदेश, पूर्वी तट की नदी डेल्टा व नदी घाटियों में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस कम होता है। और जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि जलोढ़ को हम दो प्रकारों में हम डिवाइड करते हैं, खादर, बांगर। खादर को नवीन जलोढ़ कहा जाता है, बांगर को पुराना जलोढ़ कहा जाता है। खादर प्रकार का जो क्षेत्र होता है, नवीन जलोढ़, ये बाढ़कृत मैदान होता है। यहाँ पर बाढ़ का पानी या नदियों का पानी प्रतिवर्ष पहुँच जाता है, जिससे क्या होता है, जो परत होती है मिट्टी की वो हर साल बदलती रहती है और कहीं ना कहीं इससे हम कह सकते हैं कि जो मृदा की उर्वरता है वो बनी रहती है। ठीक है, तो ये उपजाऊ मृदा का एक प्रकार से प्रकार मान सकते हैं। और बांगर जो होता है ये इन स्थानों पर इस तरीके से कह सकते हैं कि वर्षा का पानी या नदियों का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता है, जिस प्रकार से यहाँ पर जो मिट्टी का जवाब है वो पुराना ही बना रहता है और कहीं ना कहीं यह खादर की अपेक्षा थोड़ी अनुपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें कैल्शियम संग्रंथन होता है। जलोढ़ मृदा में कैल्शियम संग्रंथन मतलब कैल्शियम के जो कण होते हैं उनका संग्रंथन मतलब एक जगह पर ये इकट्ठे हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप कंकड़ों का निर्माण होता है। जैसे आप मिट्टी को खोदेंगे, आप जलोढ़ मृदा के क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ पर मिट्टी को अगर आप नीचे की तरफ खोदने का प्रयास करेंगे तो वहाँ छोटे छोटे कंकड़ निकलेंगे उस क्षेत्र में से, तो वो कैल्शियमी संग्रंथन होता है जिससे कंकड़ों का निर्माण होता है। इसका रंग हल्का धूसर होता है और इन क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है, मतलब यहाँ कृषि की क्रियाएं बहुत ही बड़े पैमाने पर करी जाती हैं। इसके बाद में अगला टाइप है काली, रेगर, करपासी मृदा। इसको ब्लैक सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों एक ही मिट्टी के प्रकार हैं। काली मिट्टी भी इसी को कहते हैं, रेगुड़ मिट्टी भी इसी को कहते हैं और कपासी मिट्टी इसी को कहा जाता है। ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है? विशेष रूप से दक्कन का पठार, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। गीली होने पर यह फूलकर चिपचिपी हो जाती हैं, सूखने पर इनमें दरारें पड़ जाती हैं। जैसे ये गीली हो गई और गीली होने के बाद में अगर ये सूखती हैं तो ये मिट्टी बीच में से चटकी हुई प्रतीत होगी आपको, और दूर से देखेंगे तो ऐसा लगा होगा इन खेतों की स्वतः जुताई हो गई हो, अपने आप इनकी जुताई कर दी गई हो। चूना, लौह, मैग्नीशिया, एल्यूमिना तत्व इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं और फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की इस प्रकार की मिट्टी में कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये काली, रेगर या कपासी मृदा की बात हम कर रहे थे। इसके बाद में लाल और पीली मृदाएं आती हैं, रेड एंड येलो सॉइल। ये विशेष रूप से पाई जाती हैं आपकी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान और दक्षिणी भाग। ठीक है, मध्य गंगा मैदान का दक्षिणी भाग। इसमें से जो लाल मृदा होती है ये दक्कन पठार के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं, वहां पर लाल मृदा होती है। और विशेष रूप से यह पश्चिमी घाट का गिरिपाद क्षेत्र है।
लाल रंग जो होता है ये किसके कारण होता है? जो रवेदार या कायांतरित चट्टानें होती हैं उनमें लोहे का विसरण, ठीक है, उस लोहे के विसरण के कारण ही इस मिट्टी का रंग लाल होता है। पीले रंग की अगर आपसे पूछा जाए कि पीला रंग क्यों हो जाता है, तो ये जलयोजन के कारण होता है, ठीक है। इस प्रकार की मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसके अलावा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। लेटराइट मृदाएं, इसके बाद में लेटराइट शब्द का निर्माण हुआ है लैटिन वर्ड लेटर से, और लेटर का अर्थ होता है ईंट, ठीक है। बात करें लेटराइट मृदाओं के निर्माण की, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा से तीव्र निच्छालन के परिणाम स्वरूप लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें लौह ऑक्साइड, पोटास, एल्यूमिनियम यौगिक की अधिकता पाई जाती है, और इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। इसके फलस्वरूप ये जो लेटराइट मृदा होती है पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती है। विशेष रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला में जो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वहां पर काजू की खेती इसमें करी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है, और विशेष रूप से इसका निर्माण ईंट बनाने में किया जाता है। इसके बाद में शुष्क मृदाएं आती हैं। संरचना से यह बलुई मिट्टी जैसी होती हैं, प्रकृति से ये लवड़ी होती हैं। इनमें नमक की मात्रा पाई जाती है। नमी और ह्यूमस की मात्रा इनमें कम होती है, और स्वाभाविक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार की मृदाएं अनुर्वर होती हैं, मतलब कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ होती हैं या कृषि की दृष्टि से उचित नहीं होती हैं। निचले संस्तरों में कंकड़ की परतें जमा हो जाती हैं। शुष्क मृदा का जो सबसे नीचे वाली लेयर्स होती हैं वहाँ कंकड़ मिलते हैं, और कंकड़ों का निर्माण विशेष रूप से किस वजह से होता है? चूने की मात्रा में वृद्धि के कारण। और विशेष रूप से सूक्ष्म मृदाएं आपके पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसके बाद में आती हैं आपकी लवण मृदाएं, इनको ऊसर मृदाएं भी कहा जाता है। बैरन सॉइल, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का इसमें अनुपात अधिक होता है, जिसके कारण इनकी प्रकृति अनुर्वर प्रकृति की हो जाती है। नाइट्रोजन और चूने की इसमें कमी होती है। ये शुष्क, अर्धशुष्क, जलाक्रांत क्षेत्र मतलब जहां पर जल भरा रहता है, और अनूप क्षेत्र जो होते हैं वहां पर ये पाई जाती हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल भर जाने से लवण मृदा के विकास में वृद्धि होती है। मृदा लवणता की समस्या को दूर करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाने की सलाह दी जाती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे कि मृदा में अगर लवणता की दिक्कत है तो उस मृदा की लवणता की समस्या को समाप्त करने के लिए उसमें जिप्सम मिलाने की एडवाइस दी जाती है। इसके बाद में पीटमय मृदाएं आती हैं, ठीक है, लूमी सॉइल इसको कहा जाता है। ये ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां भारी वर्षा होती है, उच्च आर्द्रता क्षेत्र होते हैं, और वनस्पति में 40 से 50% जैवांश की मात्रा होती है। वहां पर पीटमय मृदाओं का निर्माण होता है। देखें अगर क्षेत्र की दृष्टि से, तो बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में पीटमय मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। इसके बाद में वन मृदाएं आती हैं आपकी, फॉरेस्ट सॉइल। ये पाई जाती हैं ऐसे क्षेत्रों में जहां पर्याप्त वर्षा होती है, और पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में ही इनका निर्माण होता है। घाटियों में इनकी प्रकृति देखी जाए तो दुमटी प्रकार की होती है, और ऊपरी ढालों में ये मोटे कणों वाली मिट्टियां होती हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ से जो है उनकी बर्फ की लेयर पड़ी रहती है या बर्फ से ढके रहते हैं, वहाँ पर इनकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है और उनमें ह्यूमस कम हो जाता है। निचली घाटियों में बात करें तो ये उर्वर प्रकार की पाई जाती हैं वन मृदाएं, ठीक है। अब बात करेंगे मृदा अवकर्षण क्या होता है। मृदा अवकर्षण का सीधा सा मतलब है मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है उसमें धीरे धीरे कमी होते जाना, उसको बोलेंगे मृदा अवकर्षण। ये किसके कारण होता है? मिट्टी के अपरदन के कारण या मिट्टी के दुरुपयोग के कारण। इसके बाद में आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी की जो परत होती है, ऊपरी लेयर जो होती है, आवरण जिसको हम कहेंगे, उसका धीरे धीरे विनाश हो जाए। किसके द्वारा? बहते हुए पानी या हवा के द्वारा। तो हवा या बहते हुए जल के द्वारा मिट्टी की जब ऊपरी परत के या फिर उसके आवरण का धीरे धीरे क्षय होता है, धीरे धीरे विनाश होता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं मृदा अपरदन, ठीक है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव होना और मिट्टी का निर्माण होना, ठीक है। तो अपरदन और निर्माणकारी जो प्रक्रिया हैं वो एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। इसके बाद में जल अपरदन। जल अपरदन विशेष रूप से दो तरह से होता है। एक आता है आपका परत अपरदन, दूसरा होता है आपका अवनालिका अपरदन। परत अपरदन मतलब मिट्टी की जल के द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को
बहा ले जाना। और ये विशेष रूप से ऐसी स्थितियों में होता है जब वर्षा बहुत तेज हो रही होती है, मूसलाधार वर्षा हो रही होती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है या हट जाती है। इसको सीट इरोजन भी कहते हैं। ठीक है। जल अपर्दन का दूसरा प्रकार है अवनालिका अपर्दन। ये ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर भूमि ढालों वाली होती है या तीव्र ढालों वाली होती है। उत्खात भूमि या बीहड़ का निर्माण इस अपर्दन के द्वारा होता है। जिस प्रकार से चंबल की जो द्रोड़ी में बीहड़ आपको दिखाई देंगे, जैसे आप कभी आगरा से झांसी वाले रूट पर जाएंगे तो आप ट्रेन की खिड़की में से अगर अपने आसपास झांकेंगे तो आपको उत्खात भूमि जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी। मिट्टी की उठी हुई, जमीन से उठी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी, जिसमें नालियां आपको नालियों जैसी आकृतियां दिखाई देंगी। तो वो चंबल द्रोड़ी है। और उस प्रकार का जो आकृति आपको दिखाई देती है जमीन पर, वो अवनालिका अपर्दन के कारण उत्पन्न जो है होती है। ठीक है। देश की लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि प्रतिवर्ष बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है। लगभग 8,000 हेक्टेयर भूमि हर साल जो है बीहड़ में चेंज होती जा रही है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मृदा संरक्षण। ठीक है। मृदा संरक्षण कैसे किया जा सकता है, यानी मृदा को किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ढालों की कृषि योग्य खुली भूमि पर खेती को रोकना पहला इसका जो है प्रकार हो सकता है। सीढ़ीदार खेती करना। सीढ़ीदार खेती विशेष रूप से जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर सीढ़ीदार खेती करके मृदा के कटाव को रोका जा सकता है। अतिचारण या स्थानांतरी कृषि पर नियंत्रण। स्थानांतरी कृषि ये जो टर्म है, ये इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पूरी ज्योग्राफी में कई बार आया है। कर्तन दहन पद्धति जो होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वनों को जला करके जमीन को साफ करके कृषि योग्य बनाना। और जब वो कृषि योग्य भूमि जब वो भूमि कृषि योग्य नहीं रह गई है तो उसके बाद में अपने स्थान को चेंज करते हुए दूसरे स्थान पर फिर दोबारा से उसी प्रोसेस को अपनाना, ये स्थानांतरी कृषि है। तो अतिचारण और स्थानांतरी कृषि पर नियंत्रण करना होगा अगर हमको मृदा का संरक्षण करना है। मिश्रित खेती और शस्यावर्तन को बढ़ावा, मतलब मिक्स्ड क्रॉप या मिक्स्ड फार्मिंग आपको करनी चाहिए। इसके अलावा शस्यावर्तन मतलब एक ही तरह की फसल को ना उगा करके फसलों में चेंज होता रहना चाहिए। नियमित रूप से वानिकी करी जाए, यानी पेड़ लगाए जाएं, अलग अलग तरह की वनस्पतियों का वनारोपण किया जाए। शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि जो है उस पर बालू के टीलों के प्रसार को रोकने के लिए वृक्षों की रक्षक मेखलाएं बनाना। मतलब अगर आपको कोई ऐसा क्षेत्र है जो शुष्क है, अर्धशुष्क है, और वहां पर वायु के द्वारा मिट्टी का कटाव हो सकता है, तो आप किसी भी क्षेत्र के चारों ओर पेड़ों की एक रक्षक मेखला या रक्षक पेटी बना सकते हैं, या उसके किनारे किनारे, उस भूखंड के किनारे किनारे बहुत सारे पेड़ लगा सकते हैं, जिससे उस क्षेत्र की मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। ठीक है। कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को चारागाहों में बदलना, ये भी इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यानी ऐसी जमीन जिस पर खेती नहीं की जा रही है या खेती के उपयुक्त नहीं है, तो उसको चारागाहों में बदलना, जिससे पशुओं वगैरह के लिए चारे की व्यवस्था हो सके। और उस भूमि में अगर हम उसको चारागाह में बदलेंगे, वहाँ पर घास का प्रत्यारोपण किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मिट्टी के कटाव को रोकने में कहीं ना कहीं हमको मदद यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है। इसके बाद में ये मैप है, ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। देखिए पहले यहाँ पर संकेत देखें आप, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ये मैप आपकी बुक में दे रखा है। तो ये जो डार्क वाला पोर्शन है ये वन मृदा को दर्शाता है, डॉट वाला पोर्शन है ये जलोढ़ मृदा को, ये छोटी छोटी लाइनिंग आपको दिख रही है, ये लाल और पीली मृदा वाले क्षेत्रों को दिखा रही हैं। बड़ी वाली लाइनिंग ये काली मिट्टी वाले क्षेत्रों को दिखा रही हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ से इस मैप से आराम से पहचान सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये जो आपको दिखाई दे रहा है डार्क वाला पोर्शन, पूरा जम्मू कश्मीर लेकर के यहाँ पे यूके वगैरह, उत्तराखंड वगैरह, ये वाला क्षेत्र हो गया। इसके अलावा ये सिक्किम वाला क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश का ऊपरी वाला हिस्सा हो गया। ठीक है। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं यहाँ पर क्या पाया जाता है, वन मृदा पाई जाती है, वन मृदा वाले क्षेत्र हैं। तो इसी तरीके से आपको पहचानना है मैप में से कि कौन कौन से क्षेत्रों में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने मिट्टी या सॉइल को समझा, और यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न हमें अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। पिछली चीज़ें जो भी कराई गई हैं उनका लगातार आप रिवीजन करते रहें। अगर रिवीजन नहीं करेंगे और डायरेक्ट पढ़ते चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो इफ़िशियंसी है, आपका जो परफॉर्मेंस है, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद में 11th क्लास का एक चैप्टर और बचा है। 11th क्लास की फर्स्ट बुक आपकी भारत एवं उसका भौतिक पर्यावरण, ये आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर सेकंड वाली बुक जो है जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ हिस्सों को टच करेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।